हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। अच्छा, जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन है ना, जैसा कि आप सबको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है सिलाई मशीन, सिलाई कला, जिससे क्वेश्चन 30 प्रश्न लिए हुए हैं। 30 प्रश्न चलिए देखिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 30 प्रश्न है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है ना। आप लोग जाके चैनल में विजिट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको जो भी पढ़ना है वहां से पढ़ सकते हैं, होम साइंस से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिलाई मशीन में बाबिन को पकड़ कर रखता है। सिलाई मशीन में बाबिन को पकड़ के क्या रखता है। ऑप्शन देख लीजिए। ए है फीड डॉग, बी है प्रेशर फुट, और और सी क्या है, दोलायमान हुक, और डी है धागा ले जाने वाला लीवर, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। सिलाई मशीन में बाबिन को पकड़कर रखता है। कौन पकड़ के रखता है सिलाई मशीन में। जब हम बाबिन लगाते हैं ना, कितने लोग कपड़ा सिलते हैं, जब नीचे हम बाबिन लगाते हैं तो कौन पकड़ के रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धागा ले जाने वाला लीवर। जो धागा ले जाने वाला लीवर है वो सिलाई मशीन के बाबिन को पकड़ के रखता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिलाई का महत्व तो आजकल पता है ना कितना बढ़ गया है, इतनी महंगी सिलाई हो गई। अच्छा, सिलाई किस किस को आती है, कमेंट करके जरूर बताइए किस किस को सिलाई आती है। आजकल गृहिणियों को, जो भी हमारी बहनें हैं उनको सिलाई जरूर आना चाहिए। ये क्या होता है, ये गृहिणी के जीवन में जो होता है सिलाई मशीन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों, क्योंकि यह एक उपकरण है। मशीन एक सहायिका के रूप में साथ देती है ना। मशीन जो होती है एक सहायिका के रूप में साथ देती है, इसलिए क्या होता है कि बहुत ही सिलाई मतलब इम्पॉर्टेंट है, आनी चाहिए। तो राइट हो जाएगा फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है पूछा जा रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से देखिए। शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न है। ऑप्शन ए है ड्रेपिंग, बी है ड्राफ्टिंग, सी है क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन, और डी है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन है शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न क्या है, कौन सा पैटर्न है। तो शरीर का नाप लेके विकसित क्या किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ड्राफ्टिंग, है ना। ड्राफ्ट करते हैं, जब शरीर का नाप लेते हैं तो क्या करते हैं, हम ड्राफ्ट लेते हैं, यानी शरीर का नाप लेके उसके बाद हम कपड़े पे वही नाप कपड़े पे लगाते हैं। जब कपड़े पे लगाते हैं उसे कहते हैं ड्राफ्टिंग, है ना। ड्रेपिंग क्या होता है, जब हम कपड़े को लपेटते हैं, किसी डमी पे कपड़े को लपेटना ही क्या कहलाता है, ड्रेपिंग कहलाता है। तो ड्राफ्टिंग क्या होता है, शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न ड्राफ्टिंग है। वस्त्र की सिलाई प्रारंभ करने से पूर्व उसका खाका बना लेना ड्राफ्ट या ड्राफ्टिंग कहलाता है। यह प्रक्रिया कागज पर की जाती है। ड्राफ्टिंग बनाने, है ना, बनाने की प्रक्रिया जो होती है यह कागज पे की जाती है। या फिर जैसे हमें आपको पता है, जैसे ब्लाउज का कपड़ा है या सूट का कपड़ा है, जैसे मान लीजिए ब्लाउज का कपड़ा है, ब्लाउज का कपड़ा काटने से पहले हम क्या करते हैं, अस्तर को काटते हैं, अस्तर पे ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो अस्तर पे ड्राफ्ट करके उसके बाद फिर हम उसे कपड़े पे लगाते हैं, फिर रख के काट लेते हैं, वही है ड्राफ्टिंग। यानी कपड़े को काटने से पहले, सिलने से पहले उस पे निशान लगाना ड्राफ्टिंग कहलाता है। ठीक है, सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर का जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली सुई है। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली सुई है। ऑप्शन देख लीजिए। ए है फ्लांज, बी है फ्रेंच, और सी है फिश, और डी है क्रोशिया। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। जो फ्लांज है, दोहरी नोक वाले डार्ट्स होते हैं या दोहरे नोक वाले सुई होते हैं, फ्लांज को, है ना, फ्लांज को ही दोहरे नोक वाले डार्ट्स बोला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, वार्डरोब शब्द दर्शाता है ना। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लीजिए। और वार्डरोब शब्द दर्शाता है, क्या दर्शाता है वार्डरोब शब्द।
ऑप्शन ए है कपड़े की दशा को, या बी है कपड़े की सजावट को, सी है कपड़े की संग्रह को, और डी है कपड़े की तिरछी दिशा को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़े की संग्रह को। जो वार्डरोब शब्द है वो कपड़े की संग्रह को दर्शाता है ना। कपड़े को संग्रहित करना ही वार्डरोब कहलाता है, संग्रहित करके रखना। क्या होता है ना, इसमें विभिन्न प्रकार के सामान्य, या फिर आप ये भी कह सकते हैं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि को, है ना, आदि को भी सामान को रखना, आदि के सामान को भी रखना भी वार्डरोब, या फिर कपड़े से भी लिया जाता है। कपड़े को, जिसे हम अलमारी कहते हैं ना, उसी में रखना क्या कहलाता है? कपड़े का संग्रह जो होता है पूरा, उसी को हम वार्डरोब कहते हैं। रखने वाले सामान को, कपड़े की संग्रह, यानी जो कपड़े की संग्रह करता है उसे सामान को हम क्या कहते हैं? वार्डरोब कहते हैं। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सेल्फ हेल्प फीचर में आता है, सेल्फ हेल्प फीचर में क्या आता है? ऑप्शन ए है पजामा की सिलाई, बी है बटन एवं काज, सी है स्कर्ट एवं ब्लाउज, और डी है इलास्टिक एवं चुटपुट। क्या आता है? सेल्फ हेल्प में क्या आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलास्टिक एवं चुटपुट। इलास्टिक एवं चुटपुट का प्रयोग कपड़ों में किया जाता है, जिसकी सहायता से कपड़े को बांधने या पहनने में आसानी होती है। ये सेल्फ हेल्प फीचर होते हैं, है ना। इलास्टिक यानी कि जो इलास्टिक लगी होती है ना कपड़े में, तो उसमें कोई बांधने का वो नहीं होता, या फिर कुछ लगाने का नहीं होता बटन वगैरह, आराम से पहन सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। ये चुटपुट जो होता है ना, चुटपुटिया जिसको आम भाषा में बोला जाता है कपड़े में लगाने के लिए, तो वही लिखा गया है चुटपुट। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर का क्वेश्चन, सिलाई में ट्रेसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सिलाई में ट्रेसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए है ब्लाउज हेतु, बी है पेटीकोट हेतु, सी है शर्ट हेतु, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ट्रेसिंग विधि का उपयोग किस में किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लाउज हेतु। सिलाई में ट्रेसिंग विधि का प्रयोग ब्लाउज के सिलाई हेतु प्रयोग किया जाता है। सिलाई के अंतर्गत मुख्यतः सीधी सिलाई, चौरस सिलाई, दोहरी चौरस सिलाई व उलट कर सिलाई इत्यादि विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लाउज जो होता है ट्रेसिंग विधि का प्रयोग किया जाता है ब्लाउज में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, परिधान के वस्त्रों के चुनाव में निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? परिधान के वस्त्रों के चुनाव में निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ए है अवसर पर, बी है फैशन पर, सी है क्रियाशीलता पे, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर क्या होगा? परिधान के वस्त्रों के चुनाव में निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। अवसर को भी ध्यान में देंगे, फैशन को भी ध्यान में देंगे, क्रियाशीलता को भी, है ना। क्रियाशीलता यानी कि जो होता है निसंदेह परिधान से एक व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व क्या होता है? प्रभावित होता है, और व्यक्ति के पहनावे से ही उसके संस्कार एवं संस्कृति तथा सामाजिक प्रतिष्ठा का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक, और क्या होता है? वस्त्रों द्वारा ही व्यक्ति की अभिरुचि जानी जा सकती है। इनकी अभिरुचियां क्या है? भाव अभिव्यक्ति के लिए परिधान सर्वश्रेष्ठ साधन होता है। परिधान के वस्त्रों का चुनाव करते समय हम इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, है ना। फैशन, अवसर, क्रियाशीलता, डिजाइन भी, शैली भी, रंग भी, हर एक चीज का ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है आपसे प्रश्न? ड्राफ्टिंग के द्वारा क्या होता है? कपड़े सिलने के लिए कटाई की जाती है, या फिर बी ऑप्शन है कपड़े से पहले कपड़े पर निशान लगाया जाता है, यानी कटाई से पहले कपड़े पे निशान लगाया जाता है, या फिर सी है कपड़े की सिलाई की जाती है, और डी है नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्राफ्टिंग अभी बताया था ना, ऊपर के क्वेश्चन में आया था, तब बताया था मैंने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्राफ्टिंग क्या बताया था? कपड़ा सिलने से पहले जो निशान लगाते हैं उस पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाता है, उससे ही हम क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी।
राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सिलाई करते समय उंगली की रक्षा के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, सिलाई करते समय उंगली की रक्षा के लिए, है ना, उंगली की रक्षा के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है नीडल क्लैंप का, या बी है थिम्बल का, या सी है पिन कुशन का, डी है बॉबिन का। तो बॉबिन तो मशीन में लगती है, उंगली पूछा जा रहा है, पिन कुशन क्या होता है, थिम्बल क्या होता है, नीडल क्लैंप क्या होता है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा थिम्बल का। थिम्बल जो होता है सिलाई करते समय उंगली की सुरक्षा के लिए संबंधी उपकरण के रूप में थिम्बल का प्रयोग किया जाता है। इसे बेदखलदार पिन भी कहा जाता है ना, अंगूठे में लगा लिया जाता है जिससे क्या होता है, सुइयां चुभे नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वह होता है। एक बार प्रश्न फिर से देखिए, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वह होता है, क्या प्रभाव होता है। ऑप्शन देखिए, उसके परिधानों से होता है, बी है उसके विचारों से होता है, सी है उसके रंग से होता है, और डी है कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वह होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, उसके परिधानों से होता है ना, किससे होता है, परिधानों से होता है। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहला जो प्रभाव पड़ता है वह उसके परिधानों का होता है। उस व्यक्ति के परिधान की हद तक उस व्यक्ति को सामने लाते हैं। यह बात पहने गए वस्त्रों के डिजाइन, रंग आदि पर निर्भर करते हैं, है ना। कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा, आप उसे देखेंगे उसके कपड़े से, उसके पहनावे से, है ना, इससे आप क्या करेंगे, उसको उसके मतलब क्या लगा लेंगे, अनुमान लगा लेंगे, हाँ व्यक्ति कैसा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, उसके परिधानों से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का जो क्या है, परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है जीवन शैली से मेल खाती हुई, बी है विवाह के अवसर पर श्वेत, है ना, क्या है, श्वेत पत्र होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, श्वेत पत्र। ठीक, तो विवाह के अवसर पर श्वेत पत्र, और सी है कोशावस्था में मूल्यवान एवं सुंदर, और डी है बिना आस्तीन के ब्लाउज तथा फ्रॉक। तो राइट आंसर क्या होगा, परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए परिधान की शैली, राइट आंसर क्या हो जाएगा, विवाह शैली से मेल खाती हुई। राइट आंसर क्या होगा इसका, परिधान की शैली जीवन शैली से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो लिखा गया है, जीवन शैली से मेल खाती हुई। परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए, तो जीवन शैली से मेल खाती हुई होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिधान की शैली जीवन शैली से मेल खाती हुई होनी चाहिए। विवाह के अवसर पर मूल्यवान एवं सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए। शोकपूर्ण माहौल में श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। ब्लाउज तथा फ्रॉक में आस्तीन अवश्य रखनी चाहिए, है ना। यही बताया गया है कि परिधान शैली मेल खाती हुई होनी चाहिए, कैसे, जीवन की शैली से। और विवाह के समय श्वेत नहीं पहनना चाहिए, विवाह के समय विवाह के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, है ना। श्वेत कपड़े कब पहनने चाहिए, तो वो पहनने चाहिए जब क्या होता है, शोकपूर्ण अवस्था में, किसी की मृत्यु हो जाए वहाँ पे है, वहाँ पे पहनना चाहिए। और फ्रॉक और ब्लाउज में आस्तीन जरूर लगवानी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर का प्रश्न है। अच्छा, 12 नंबर का प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डेली मेरी वीडियो को वॉच करते हैं और डेली कमेंट करते हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। डेली उनका कमेंट पढ़ के मन खुश हो जाता है।
तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 12 नंबर का। नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है, क्या लग जाती है नमी युक्त वस्त्रों पर? ऑप्शन नंबर ए है फफूंदी, बी है कीड़े और सी है खमीर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है। ऑप्शन नंबर ए है फफूंदी, बी है कीड़े, सी है खमीर, इनमें से कोई नहीं। क्या लगती है? नमी युक्त वस्त्रों में क्या लगती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फफूंदी लग जाती है। नमी युक्त वस्त्रों पर फफूंदी लग जाती है। सूती वस्त्रों में कीड़ा नहीं लगता है किंतु फफूंदी अवश्य लग जाती है ना। सेलुलोजिक जगत का जो भी रेशा होता है उसमें फफूंदी लगती है। और कीट किस में लगते हैं? तो जो प्रोटीन जगत का रेशा होता है उसमें कीट लगते हैं। फफूंदी के जीवाणु उसी समय क्रियाशील होते हैं जब उनको पर्याप्त मात्रा में नमी, ताप तथा भोजन प्राप्त होता है। जब नमी मिलेगी तभी क्या होंगी? फफूंदी के जीवाणु जो होते हैं तभी क्रियाशील होंगे। अतः यदि सूती कपड़ों का संग्रह करना हो तो माड़ी नहीं लगानी चाहिए। कीड़े ऊनी वस्त्रों को प्रभावित करते हैं। फफूंदी रोकने के लिए साइजिंग करते समय अकार्बनिक नमक जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो फफूंदी रोकने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? अकार्बनिक नमक और मैग्नीशियम क्लोराइड का करना चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड का करना चाहिए, जिंक क्लोराइड का प्रयोग करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है तो क्या लगती है? फफूंदी लगती है। और फफूंदी के जो जीवाणु होते हैं तो जब नमी पाके ही क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। तो राइट आंसर होगा 12 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 13 नंबर का प्रश्न है, कपड़े की देख रेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। कपड़े की देख रेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। ऑप्शन ए है गृह स्वामिनी के, बी है बच्चों के और सी है गृहिणी के और डी है दर्जी के। तो राइट आंसर क्या होगा? कपड़े की देख रेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। कि कौन से कर्तव्यों में से एक है? गृह स्वामिनी के, बच्चों के, गृहिणी के या फिर दर्जी के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? गृहिणी के, है ना। कपड़े की देखरेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है गृहिणी के। कपड़े की देखरेख करना गृहिणी के प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। गृहिणी अपने अवशिष्ट समय पर सदुपयोग कर, है ना, सदुपयोग कर घर के परिवार के प्रति विभिन्न कर्तव्यों को पूरा करती है। लॉन्ड्री में धुलवाने की अपेक्षा घर पर काम कर धन में वस्त्र क्या होता है कि लॉन्ड्री में क्या होता है? कपड़े ना धुलवा के गृहिणी घर में ही वस्त्र को धोती है ना, घर में ही वस्त्र को साफ करती है। तो क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वस्त्रों की देख रेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वस्त्रों की देखरेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है? ए है ब्रश करना एवं धूप हवा दिखाना, बी है स्वच्छ संरक्षण तथा तत्काल मरम्मत, सी है दाग छुड़ाना तथा बार बार धोना, डी है अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए आपका क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वस्त्रों की देखरेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है? क्या नहीं आवश्यक है बताइए? राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना, है ना। ब्रश करना एवं धूप में हवा दिखाना तो जरूरी है वस्त्रों को। स्वच्छ संरक्षण तथा तत्काल मरम्मत ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। दाग छुड़ाना तथा बार बार धोना, बिल्कुल दाग छुड़ाएंगे, गंदा होगा तो उसे धोएंगे भी। और डी क्या है? अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना। नहीं भाई, हम कपड़े को अनुचित ढंग से प्रयोग क्यों करेंगे, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 का राइट हो जाएगा डी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर का, सीधी, आड़ी, खड़ी और तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं जो कहलाते हैं। ऑप्शन ए है भूमिगत विन्यास वाले, बी है प्राकृतिक विन्यास वाले, सी है भोजपुरी विन्यास वाले, डी है माघी विन्यास वाले। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए। सीधी, आड़ी, खड़ी और तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूमिगत विन्यास वाले, है ना।
सभी नमूने में कुछ न कुछ रेखाओं का प्रयोग आवश्यक रहता है। सीधी, खड़ी, आड़ी और तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं। ऐसे नमूने भूमिगत विन्यास अथवा ज्यामितीय अनुरूपता वाले कहलाते हैं। नमूनों में रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? सीधी, आड़ी, खड़ी, तिरछी रेखाओं वाले जो नमूने होते हैं भूमिगत विन्यास वाले नमूने कहलाते हैं। तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिधान का रंग, रूप और आकार खिलता है। क्या खिलता? परिधान का रंग, रूप और आकार खिलता है। ऑप्शन ए है उचित तथा अच्छी अनुपात से, बी है उचित तथा अच्छी लय से, सी है अच्छी अनुरूपता से, डी है किसी से नहीं। परिधान का रंग, रूप और आकार किससे खिलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किससे खिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उचित तथा अच्छे अनुपात से क्या होता है? परिधान का रंग, रूप, आकार खिलता है। रेखाओं, दूरी एवं माप आदि सभी दृष्टियों से परिधान रचना में अनुपात का ध्यान रखना चाहिए, तभी क्या होगा? क्या उचित, तभी परिधान क्या होगा? का आकार खिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है क्या है? किसके लिए परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्तरीकरण तथा विविधता का प्रयोग करना चाहिए? एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए, किसके लिए परिधान रचना में रंग रूप, किसके लिए परिधान रचना में रंग रूप तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्तरीकरण तथा विविधता का प्रयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है संतुलन में, बी है लय में, सी है समानुपात में और डी है अनुरूपता में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लय में प्रयोग करना चाहिए। लय को उत्पन्न करने के लिए परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्तरीकरण तथा विकिरण का प्रयोग करना चाहिए। लय कला का क्या होता है? एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्केल में कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनावे की औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है? एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए, किस स्केल में कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है? ऑप्शन ए है संतुलन और लय, बी है समानुपात और सी है अनुरूपता और डी है इन सभी पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी पर। क्या होता है? अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता, दबाव, चंबल तथा आकर्षक केंद्र आदि में ऐसे मापदंड हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति क्या होता है? अपनी पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है। क्योंकि क्या होता है? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की अपेक्षा परिधान के सौंदर्य को नष्ट कर देने के लिए पर्याप्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किस स्केल में कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है? तो संतुलन और लय में भी कर सकता है, अनुरूपता में, समानुपात में भी कर सकता है, अनुरूपता में भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है, लंबी गर्दन की स्त्रियों के ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए? जो लंबी गर्दन वाली स्त्रियां हैं उनके ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है बड़े गले का होना चाहिए, बी है छोटे गले का होना चाहिए, सी है चौकोर गले का होना चाहिए और डी है त्रिकोण गले का होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, चौकोर गले का होना चाहिए। लंबी गर्दन की स्त्रियों के ब्लाउज का गला चौकोर होना चाहिए। छोटे तथा त्रिकोण गले की डिजाइन ठीक नहीं होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध अवस्था व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय मुख्य बात का ध्यान रखना चाहिए। यानी किसी वृद्ध व्यक्ति के लिए या वृद्ध व्यक्ति खुद अपने लिए अगर कपड़ों का चुनाव कर रहा है या कोई कर रहा है तो किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन ए है कपड़ों का मूल्य ध्यान में रखना चाहिए, बी है आयु का ध्यान रखना चाहिए, सी है रंग का ध्यान रखना चाहिए और डी है वस्त्र का चुनाव क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। रंग को, वृद्धावस्था व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय मुख्य बात रंग का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में लोग सादगी पसंद करते हैं, है ना। वृद्धावस्था जो वृद्ध हो गए उनको दुल्हन वाला कपड़ा नहीं पहना सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर का प्रश्न जो है, कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? ए है प्रातः, बी है दोपहर बाद, सी है शाम और डी है रात्रि। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, दोपहर बाद। कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का दोपहर बाद का जो समय होता है वो उपयुक्त होता है, क्योंकि रात में क्या होता है, रात में और शाम के टाइम लाइट कपड़े की दुकान पे क्या होता है, इतनी लाइट रहती है, इतनी लाइट लगा देते हैं कि कपड़े, जो भी कपड़े होंगे वो आपको लाइटेड ही दिखेंगे, अच्छे ही दिखेंगे, है ना। और दोपहर का समय जो होता है उसमें कपड़ा क्या होता है, वो क्या होती है, प्राकृतिक रोशनी होती है, उसमें कपड़ा एकदम सही दिखता है ना। लाइट के उसमें लाइट का प्रभाव नहीं होता है कि कपड़ा चमक रहा है नहीं चमक रहा है, ये नहीं होता। रात में जो भी कपड़ा देखेंगे लाइट की वजह से वो कपड़ा एकदम चमकदार ही दिखेगा, और दोपहर में कपड़ा अच्छा दिखता है। तो कपड़ा खरीदते समय हमेशा दोपहर के बाद का समय उपयुक्त होता है, तभी कपड़ा खरीदना चाहिए। तो राइट आंसर 21 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, अधिकांश लोग कपड़े में इस गुण को देखते हैं, किस गुण को? ऑप्शन ए है बहुकृति को, बी है शुद्धता को, सी है आरामदायक को और डी है निर्माण को। किस गुण को देखते हैं? अधिकांश लोग कपड़े में इस गुण को देखते हैं, किस गुण को देखते हैं बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आराम को देखते हैं, है ना। कपड़ा खरीदते समय हर व्यक्ति क्या देखता है, आरामदायक हो। कपड़ों के चुनाव में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, किन गुणों का ध्यान रखना चाहिए? वस्त्र परियोजन के अनुकूल हो, पहला वस्त्र परियोजन के अनुकूल हो, दूसरा वस्त्र टिकाऊ हो, और तीसरा वस्त्र को धोना, सुखाना व इस्त्री करना आसान हो। ऐसा ना हो कि बहुत महंगा कपड़ा हो जो हम केवल क्या करें, ड्राई क्लीनिंग ही करवा सकते हैं, इसके अलावा घर पे नहीं धुल सकते हैं, तो क्या करेंगे ऐसे कपड़े का, है ना, जो कभी कभी इस्तेमाल करते हो। तो और क्या हो, आरामदायक हो, और वस्त्र देखने में, लास्ट ये सबसे स्टेज है कि वस्त्र देखने में सुंदर और आकर्षक हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरामदायक। 22 का राइट आंसर हो जाएगा आरामदायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कपड़ा काटने का उचित स्थान है? ए है हाथ में लेकर, बी है मेज या पटरे पर फैलाकर, सी है गोद में रखकर, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कपड़ा भाई आप कैसे काटेंगे बताइए, कपड़ा कैसे काटेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेज या पटरे पर फैलाकर कपड़े को काटना चाहिए, है ना। गोद में लेके कपड़ा कौन काटता है? गोद में लेके, है ना, हाथ में लेके, गोद में लेके कपड़ा कोई नहीं काटता होगा। ऑप्शन भी कैसा कैसा दिया रहता है। चलिए देखिए, इसका बी का 23 का बी राइट हो जाएगा। कपड़ा हम कैसे काटेंगे, तो मेज या पटरे पर फैला के काटेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, रेडीमेड कपड़े के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है चेस्ट सिस्टम का, बी है डायरेक्ट सिस्टम का, सी है चेस्ट या डायरेक्ट सिस्टम का और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है, रेडीमेड कपड़े के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, चेस्ट विधि का प्रयोग करते हैं, है ना। तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का जो पूछा जा रहा है, सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं, कौन सा टांका लगाते हैं पूछा जा रहा है। ए है कच्चा टांका, बी है तिरछी कच्ची सिलाई टांका, सी है हेमिंग टांका और डी है सम कच्चा टांका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा तिरछी कच्ची सिलाई टांका, है ना। जब भी हम कपड़ा सिलते समय अस्तर को जोड़ते हैं तो कच्चा टांका लगाते हैं, कौन सा, तिरछी कच्ची सिलाई टांका लगाते हैं। सिलाई करते समय अस्तर का जो कपड़ा होता है जोड़ने के लिए हम तिरछी कच्ची सिलाई टांका लगाते हैं, इससे अस्तर कपड़े से सरलता से जुड़ जाता है और क्या होता है, आराम से हम कपड़े को काट सकते हैं या फिर मतलब आराम से सिल सकते हैं। तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए। कपड़ा काटने के लिए कैंची की कितनी लंबाई होनी चाहिए? ए है 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या बी है 15 से बी दिया गया है 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना, और सी है 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और डी है 10 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, कपड़ा काटने के लिए
कैंची की लंबाई होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। कितना होना चाहिए? 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और कपड़ा काटने के लिए बड़ी कैंची और कागज को काटने के लिए छोटी कैंची का इस्तेमाल करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने में कपड़ा लगेगा, है ना। कोई 5 वर्ष की बालिका है, अगर आप लोगों में से किसी के बच्चे हों तो आप लोग सोच लीजिएगा। 5 वर्ष की कोई बालिका है और उसका हमें बेबी फ्रॉक बनाना है ना। बहुत से लोग बनाते भी होंगे। तो कपड़ा लगेगा, कितना लगेगा कपड़ा? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका कपड़ा कितना लगेगा? 1.25 मीटर, है ना। 1.5 मीटर कपड़ा लगेगा। 5 वर्ष की बालिका के लिए बेबी फ्रॉक बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो कितना कपड़ा लगेगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा 27 का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, जो पूछा जा रहा है कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस चीज का प्रयोग करते हैं, है ना। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग आराम से करिएगा, वीडियो पीछे करके भी कर सकते हैं, है ना। कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। 28 है, कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पेंसिल का या फिर खड़िया का? बी है मिल्टन चॉक का, सी डी है कुछ भी नहीं। तो ऐसा तो है नहीं, कपड़ा काटने से पहले किसी का प्रयोग ही नहीं करेंगे, है ना। उठाएंगे कैंची और कपड़ा काट देंगे। कैसे काटेंगे जब हमें कुछ पता ही नहीं होगा? तो कुछ नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। पेंसिल, खड़िया, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? मिल्टन चॉक हो जाएगा, है ना। पेंसिल का भी यूज हो जाता है, खड़िया का भी, यानी चौक जो होता है उससे भी लग जाता है फिलहाल निशान। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है मिल्टन चौक जो होता है वो कपड़ा काटने के निशान लगाने के ही लिए आता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा। मिल्टन चौक, है ना, वो ब्लू कलर का होता है और कपड़ा पे निशान लगाने के लिए ही आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मिल्टन चौक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगानी चाहिए? ए है 12 नंबर की, सी है, बी है 16 नंबर की, सी है 9 नंबर की और डी है 10 नंबर की। कौन से नंबर की सुई लगानी चाहिए? साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 16 नंबर की। अक्सर आप लोग देखते होंगे जिनके यहाँ भी मशीन होगी 16 नंबर की ही सुई लगी होती है, क्योंकि उससे हर एक प्रकार का कपड़ा सिला जा सकता है ना। साधारण कपड़ा जो भी होता है सिला जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, जो आज का ये लास्ट प्रश्न है। कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा है। कपड़ा सीखने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा क्या है? हम जब भी कपड़े सीखने की कला को सीखेंगे, यानी कि हम कपड़ा सीखेंगे कि हमें फ्रॉक कैसे बनाना चाहिए, है ना, ब्लाउज कैसे सिलना चाहिए, कुर्ता कैसे बनाना चाहिए, तो हम किस कपड़े का यूज करेंगे? ऑप्शन ए है रेशमी का यूज करेंगे, बी है मलमल का यूज करेंगे, सी है सूती का यूज करेंगे और डी है कृत्रिम। कौन से कपड़े का यूज करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती कपड़े का यूज करेंगे, है ना। कपड़ा बनाने के लिए या सिलने से पहले हम किस कपड़े का यूज करेंगे? तो सूती कपड़े, है ना, का यूज करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी, है ना। आज का ये प्रश्न जो है यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और अगर ऐसी कोई टॉपिक है जो आपको पढ़ना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और एक कमेंट जरूर से कीजिए, एक कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।